BA भाग 3 आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 संवत से 1375 संवत तक जो समय है वह आदिकाल का है। और यह जो काल है वह अंतर्विरोधों और संघर्षों का काल है। अर्थात इस समय वर्तमान तात्कालीन भारतीय समाज में जो परिस्थितियाँ विद्यमान थी उसमें संघर्ष अत्यधिक देखने को मिलता है। और जो समाज है वह विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का संक्रमण की स्थिति प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि अभी हम देखते ही हैं प्रस्तावना में, जैसा हमने लिखा है कि इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। कारण वही है, अनेक प्रकार की रचनाएं देखने का मिलने का कारण समाज में धार्मिक विचार जो हैं वह भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसे सिद्ध है, नाथ है, जैन है। इसके अतिरिक्त वीर और श्रृंगार परक रचनाएं जो हैं, राजाओं के आश्रय में जो कवि रहते थे, जिन्हें राज्याश्रित कवि, राजाओं पर आश्रित कवि कह सकते हैं, वे वीर और श्रृंगार परक रचनाएं लिखते थे। इसके अतिरिक्त उपदेश और नीति संबंधी रचनाएं भी की गई हैं और विद्यापति, अमीर खुसरो संबंधित कुछ धर्मों से भिन्न रचनाएं भी की गई हैं। तो यहाँ पर रचनाओं की विविधता देखने का कारण जो है वह समाज जो है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रवृत्तियों को प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए हमें रचनाएं भी विभिन्न प्रकार की दिखाई दे रही हैं। वीर और श्रृंगार परक रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि ये जो 12 ग्रंथ हैं इनके आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा था, जिसमें प्रमुख नाम जो 12 हैं वो हैं विजयपाल रासो, लेखक का नाम ब्रैकेट में लिखा है, नल्ल सिंह, हम्मीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमान रासो दलपति विजय विसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्ताई, जयप्रकाश केदार भट्ट, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनिक। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की हैं और विद्यापति की एक रचना है पदावली। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। जबकि पृथ्वीराज रासो जो है, हमें ध्यान है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद और मोहम्मद गौरी, इन सब का जो युद्ध का वर्णन है वह हमें पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। और जो जयचंद है, जिनका नाम पृथ्वीराज रासो के विरुद्ध संघर्ष में दिखाई देता है, उस पर भी 2 रचनाएं हमको दिखाई देती है, जयप्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। जयप्रकाश की रचना है भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। यह हमें ध्यान रखना है। जयचंद जो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज की सेना जो है वो कमज़ोर हो जाती है और जयचंद जो है आगे चलकर मोहम्मद गौरी दोनों को हराते हैं, पृथ्वीराज चौहान को और जयचंद को। इसके पश्चात हम आते हैं पृष्ठभूमि हम किस तरह से दिखाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यह सारी पृष्ठभूमि का वर्णन किया है। वह भी आप यहाँ प्रवृत्तियों में एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं कि राजनीतिक जो है वह निरंतर संघर्षों का काल था। जो राजा होते थे वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे, एक राजा दूसरे राजा के विरुद्ध, एक सामंत दूसरे सामंत के विरुद्ध। सामंत वे होते हैं जो राजा से कम क्षेत्र में शासन करते हैं और राजा को सैनिक और आर्थिक सहायता देते थे। तो राजा भी खुद सामंतों के विरुद्ध भी संघर्ष करने लग जाते थे, क्योंकि सामंत एक बड़ा राजा बनना चाहता था। इसके अतिरिक्त धार्मिक परिस्थिति हमने देखा ही है, अभी आगे और उनका वर्णन करेंगे। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हमें पता है कि इस समय मुस्लिम संस्कृति भी भारत में प्रवेश कर चुकी थी और अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही थी। तो यह है आदिकालीन पृष्ठभूमि। इसके पश्चात हम आते हैं कि साहित्य में किस तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो धार्मिक प्रवृत्तियां जो हमको दिख रही हैं, जो जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य जो हैं, जो मूल रूप से अपने धर्मों का प्रचार करने के लिए लिखे गए थे, इसीलिए हम इन्हें कई बार प्रचारक भी कहते हैं, जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे।
इनमें प्रमुख हैं सिद्ध साहित्य, जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकले थे, और इनके प्रमुख कवि हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा और कर्णपा। नाथ साहित्य, जिसमें बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों का मिश्रित रूप दिखाई देता है, और जिसमें प्रमुख नाथ हैं गोरखनाथ, जलंधर नाथ, चरपटी नाथ। जैन साहित्य जो है, हमें पता है कि जैन शब्द जो है वो जिन से निकला है, जिनका अर्थ है विजय पाने वाला। और जैन धर्म अहिंसा, दया, करुणा, सहिष्णुता, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, और इनके प्रमुख कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत और हेमचंद्र। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो इस काल में आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। आश्रयदाता जैसे पृथ्वीराज चौहान और राज्याश्रित कवि जैसे चंदवरदाई, जगनिक आदि। इसमें जो भी राज्याश्रित कवि होते थे वे अपने शासक को वीर, पराक्रमी, बहुत ज़्यादा दान देने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञ, अत्यंत सुंदर, तो इस तरीके से वो राजा की प्रशंसा करते थे, ताकि राजा में हमेशा युद्ध के लिए उत्साह बना रहे और वह निरंतर युद्ध में क्रियाशील रहें। तो आश्रयदाता की प्रशंसा करना उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों की व्यवस्था थी कही जा सकती है, जिसके कारण राजा ऐसे कवि को अपने पास रखना पसंद करता था जो उसकी प्रशंसा करे तथा राजा को श्रेष्ठ सिद्ध करे, ताकि उसका राज्य निरंतर बिना किसी संकट के चलता रहे। इसके अतिरिक्त वीर और श्रृंगार का सजीव वर्णन भी इस काल में देखने को मिलता है, क्योंकि राजाश्रित जो कवि होते थे वे स्वयं भी योद्धा होते थे और युद्ध में जाते थे लड़ने के लिए। तो वे युद्ध के जो भी सेना की तैयारी, सेना का प्रयाण यानी कि उसका युद्ध के लिए प्रस्थान करना और प्रत्यक्ष युद्ध, इन सब का वर्णन होता था। श्रृंगार के वर्णन में हम कह सकते हैं युद्ध का कारण भी सुंदरी को ही माना जाता था कई बार, नायिका को, और पृथ्वीराज रासो और विसल देव रासो इसी प्रकार की रचनाएं हैं। और ये पृथ्वीराज चौहान में यह पंक्तियाँ, पृथ्वीराज रासो में यह पंक्तियाँ देखने को मिलती हैं जो लिखी हुई हैं, उठी राज पृथ्वीराज वाला। फिर चरित काव्य, क्योंकि राजा पर आश्रित जो कवि होते थे वे राजा की प्रशंसा पर ही अपनी रचनाओं को लिखते थे, जैसे राजा को भगवान का स्वरूप बताना और उसे धार्मिक रूप प्रदान करना। रासो ग्रंथ इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। यह रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक पूर्णतः जाली ग्रंथ है, अर्थात उसमें बहुत सारी काल्पनिक बातें हैं जो कि इतिहास से मेल नहीं खाती, अर्थात तथ्यों पर मेल नहीं खाती हैं। गलत तथ्यों का भी वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज को भीम चालुक्य से संघर्ष दिखाया गया है, जबकि भीम चालुक्य पृथ्वीराज से बहुत पहले के राजा थे। और कुमार रासो में 18वीं सदी का वर्णन है, जबकि कुमार रासो को आदिकालीन ग्रंथ माना गया है, जो कि लगभग 14वीं सदी तक का ही समय था। तो इस तरह से ऐतिहासिकता का भी अभाव हमको देखने को मिलता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, और इसके अगली क्लास में हम इसके आगे की प्रवृत्तियों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।